नमस्कार, मैं भावना पांडे वन इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, जो यूपी के एक तेज तर्रार नेता हैं। पिछली योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनका अभी नाम फिर सुर्खियों में है, क्योंकि अभी बजट आया है और उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जनता को एक झुंझुना थमाया है। तो हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और कई राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे। राजभर जी, वन इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कि आपने अपने उसमें कहा कि योगी सरकार ने झुंझुना थमाया है जनता को, ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं 5 साल लगातार पिछली सरकार जो बीजेपी की थी उसमें मैं सदन में रहा हूँ और 18 महीने में सरकार में भी बीजेपी के ही साथ रहा हूँ, मिनिस्टर था। 5 साल जब जब बजट पेश करने की बात आती है तब तक इसी तरह प्रचार होगा तो भारी भरकम बजट आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आजादी मिली सन 52 से चुनाव शुरू हुए, जो भी सरकारें बनी वो बजट पेश करते गए। आजादी मिली उस समय प्रदेश की आबादी सीमित थी, धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। तो आज जो बीजेपी ने बजट पेश किया है, इस बजट में एक एक बिंदु पर अगर हम बात करें, 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, उसके बाद फिर जातिवार जनगणना नहीं हुई। इनके भारी भरकम बजट में क्या जातिवार जनगणना के लिए 1 रुपया है? 1 रुपया नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रदेश और देश महंगाई की मार से जूझ रहा है। पूरे बजट में महंगाई पे कैसे काबू पाया जाए, पूरे बजट में कोई प्रावधान नहीं है। भारी भरकम बजट में एक मछुआ समुदाय आता है जो आरक्षण के नाम पर, अधिकार के नाम पर, हिस्सेदारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उड़ दिया। 18% आबादी, भारी भरकम बजट में उसके विकास के लिए इतना बजट दिया 4 करोड़। उसी में बोट खरीदे, नाव खरीदे, उसी में मछली का बच्चा खरीदे, उसी में पोखरी की सफाई करे, उसी में सारी तैयारी 4 करोड़ में, आबादी 18%। ये स्थिति भारी भरकम बजट में 4 करोड़ रुपया उसको मिला। अब पिछली सरकार जब बजट पेश की थी, बड़ा ढिढोरा पीटा था शिक्षा पे कि हमने ये कर दिया, तोप खड़ा कर दिया, 1 करोड़ 66 लाख बच्चों का प्राइमरी में एडमिशन करा दिया 21-22 में। फिर इस बार जो है उनके बजट में फिर आ गया कि 22-23 के बजट में पेश किया कि हम 2 करोड़ बच्चों का एडमिशन कराएंगे प्राथमिक विद्यालय में। मतलब 34 लाख बच्चे आज भी विद्यालय नहीं जाते हैं। ये किसकी नाकामी है? भारतीय जनता पार्टी की। और भारी भरकम बजट में ये खुद कह रहे हैं कि हम नाकाम थे। शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में सबका साथ सबका विकास का नारा जो था, उन बच्चों के साथ धोखा हुआ जो बच्चे स्कूल नहीं गए, नहीं या भेज पा रहे हो। चौथी चीज, ये बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, 52% आबादी पिछड़ों की है। पिछड़ों के लिए शादी अनुदान, पिछली बार इन्होंने बजट बहुत इसी तरह ढिढोरा पीटा था, भारी भरकम बजट था। तो 200 करोड़ पिछड़ी जाति के बच्चों को, लड़कियों की शादी के लिए इन्होंने दिया था। इस बार उससे भी भारी भरकम बजट आ गया, उसको इतना बढ़ा दिया कि 0% कर दिया बजट। एक के भारी भरकम बजट में ये बड़ी चर्चा करते हैं एम्स की, मेडिकल कॉलेज की, लेकिन इनके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस पे सुधार नहीं है। आम आदमी, गरीब, कमजोर तो वहां न जा रहा है। ना तो वहां दवाई है, ना तो डॉक्टर हैं, ना तो एम्बुलेंस फोन करने पर मिल रही है, ना तो एक्सरे मशीन है। जो छोटे छोटे उपकरण, छोटे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होना चाहिए, वो नहीं है। इनके भारी भरकम पूरे बजट में वहां 1 पैसा बजट नहीं है। एम्स के लिए बजट है। अभी गाजीपुर में एक मेडिकल कॉलेज खोला,
मैंने एक दिन फोन किया वहां के सीएमओ को। सीएमओ ने कहा कि सर जितने भी गाजीपुर के स्टाफ हैं सदर जिला हॉस्पिटल के, वही लोग मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ये साबित हो गया ना जिनके पास डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आप जिला हॉस्पिटल को ले जाकर के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दीजिए। अब वहां अगर कॉलेज चलेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कौन डॉक्टर पढ़ाएगा? मरीज देखेगा कि वहां पढ़ाएगा? तो इनके पूरे बजट में आप अगर एक एक बिंदु पर अध्ययन करिए इनके बजट में, तो पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति, पिछले साल 10 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। 1200 करोड़ बजट था, भारी भरकम बजट आया इनका, 1200 करोड़ गया, फिर 10 लाख से ज्यादा बच्चों को नहीं मिलेगा। अरे इनका भारी भरकम बजट मैं तब मानता जब 2200 करोड़ देते, तब ना वो 10 लाख जो बच्चे नहीं पाए उनको मिल पाता। लेकिन इनके पूरे भारी भरकम बजट में हताशा और निराशा है। गरीब, कमजोर, वंचित लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये इसी तरह बजट पेश होते हैं, इसी तरह ढिढोरा पीटे जाते हैं। आप लखनऊ में हैं, किसी शहर में आप टटोल लीजिए, दूध मंडी खुलती है, सब्जी मंडी खुली है, गल्ला मंडी खुली है, और एक नया लेबर मंडी खुल गई है। अब आज इनके भारी भरकम बजट से क्या वो लेबर मंडी बंद हो जाएगी? और लेबर मंडी में लोग आएंगे। आज लोग काम के लिए परेशान है कि काम मिले, और ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि भारी भरकम बजट, मेगा बजट हमने पेश कर दिया। ये कहा गया कि अभी विकास के लिए, जैसे अभी मेट्रो ट्रेन 2 जिलों में करा गया, वाराणसी और गोरखपुर, और स्कूलों में कहा गया टीचरों की जो भर्तियां की जाएंगी, नए रोजगार दिए जाएंगे। इस बारे में क्या कहना? 69,000 शिक्षक भर्ती अभी इसी सरकार में हुआ, 68,500, 12,460, जिसमें पिछड़ों का 27%, दलितों का 22.5% आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। लूट के किसको दिया भी योगी जी से पूछ लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या ये मामला बच्चे ले गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, जांच में दोषी पाई गई सरकार। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ की सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को कहा कि इनके साथ आरक्षण का कोटा पूरा करो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 68,000 भर्ती करने का ऐलान कर दिया और सूचना जारी कर दिया कि 68,000 को इनको नियुक्ति कर दिया जाए। आज तक एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई, एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई। अब इनके रोजगार की बात करें, अभी मैं वही लिख रहा था इनके कारनामे को ही। इनका एक है अधीनस्थ चयन आयोग, 3 साल से एक भी नौकरी नहीं दिया, परीक्षा करा लिया, रिजल्ट भी बना लिया, नहीं दिया। पूरे इनके बजट में आज उत्तर प्रदेश में एक जाति है गोंड, एक जाति है खरवार। पूरे प्रदेश में जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दोनों लोग परेशान हैं, लेकिन उस बजट में ये प्रावधान नहीं है इन दोनों जातियों का सर्टिफिकेट भी बने। जो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये धर्म की चाशनी में सबको 2-2 चम्मच चटा देते हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करा देते हैं, लोग उसी में मस्त रहते हैं। लोग रोजगार भूल जाते हैं, स्वास्थ्य भूल जाते हैं, इलाज भूल जाते हैं, रोजगार भूल जाते हैं, नौकरी भूल जाते हैं, महंगाई भूल जाते हैं। खाली उद्देश्य में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। फ्रांस एक देश है, 7 करोड़ आबादी है, राफेल बना रहा है, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, और हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है। हम क्या कर रहे हैं? मस्जिद के नीचे भगवान की मूर्ति खोले रहे हैं। अभी कहा गया कि बहुत सारे रोजगार हमने पिछली सरकार में दिए हैं, और इस बार भी उनका टारगेट है कि हम रोजगार देंगे। दिया था। कोरोना के बाद बड़ी तेजी से चर्चा हुई कि हमने रोजगार दिया, स्टार्टअप शुरू किए, ये सब बोला गया। वो जो कह रहे हैं बता तो रहे हैं। इन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना रोजगार दिया,
5,000 का यारी वसूला खान दिया कि जाओ तुम यही करो, तुम शिक्षा की बात मत करना, तुम नौकरी की बात मत करना, तुम अपने पुरानी पेशे में जाओ काम करो। पाल को दिया पाल श्रम सम्मान योजना, जाओ तुम भेड़ चराओ, बाल काटो, बेचो, लेकिन तुम बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर की बात मत करना। कुम्हार को बता दिया कि तुम लोग 10 और 5,000 जाकर के चाक खरीदना और तुम हाड़ी पूर्वा गगरी बनाना, लेकिन तुम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा का सवाल हमसे मत करना। ये पिछले अभी इसमें भी है, ये बजट में हम उसको बहुत लंबा हो जाएगा आपको जी जी। तो पिछले जो इन्होंने दिया है, कोरोना में जितनी बंद दुकानें थी, परचून की दुकान, चाय की दुकान, मेडिकल की दुकान, कपड़े की दुकान, कोरोना के बाद खुलवा दिया, कहा देखो हमने दे दिया है। मनरेगा में लोगों को काम दे दिया, कहा देखो इनको नौकरी दे दिया। यही मनरेगा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बोला करते थे कि कांग्रेस गड्ढा खुदवा रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। आज शायद वो मनरेगा का काम नहीं होता, योजना नहीं होती, आज भारतीय जनता पार्टी के पास नौकरी गिनाने का नहीं मिल पाता। सर अभी जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें जो है, क्या आप गठबंधन में है सपा के साथ, तो आपने अपने मेंबर्स को, आपके पार्टी के मेंबर्स को उसके लिए रखने की बात की या फिर ऐसा कुछ प्रपोजल था? नहीं, देखिए हमारे पास 6 विधायक हैं जी। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं। समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी जिसको कहेंगे उसको हम लोग वोट देंगे। राज्यसभा चुनने के लिए 34 वोट चाहिए, हमारे पास 6 है, हम किस हैसियत से उनसे राज्यसभा की बात करें? कपिल सिब्बल जी को वो तो है निर्दलीय, लेकिन सपा का समर्थन उनको, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे और बहुत सालों बाद हुआ है, तो इस बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए वो समाजवादी पार्टी का विषय है। उनके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान जी हैं, उनका प्रस्ताव रहा कि कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेजा जाए, तो वो अपना बातचीत करके कपिल सिब्बल जी को भेज रहे हैं जी। तो हम कपिल सिब्बल जी के साथ, अखिलेश जी कहेंगे इनको वोट देना है, हम उनको वोट देंगे। ये भी कहा कि मायावती जैसी स्थिति ना हो जाए, तो इस बारे में ऐसा तल्ख रवैया ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए हम 2 कदम पीछे भी सोचते हैं, 2 कदम आगे भी सोचते हैं जी। जिस महापुरुष के आदर्श को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि सड़क पे संघर्ष और गांव में संवाद। तो समाजवादी पार्टी का संघर्ष तो सड़क पे है, लेकिन गांव में संवाद नहीं है। तो गांव में संवाद के लिए मैंने कहा है, उदाहरण भी दिया कि जनता से संवाद मायावती जी का छूट गया, 1 सीट बची। कांग्रेस पार्टी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार लंबे समय तक चलाई, जनता से संवाद खत्म हो गया, 2 सीट बची है यूपी में। ओम प्रकाश राजभर भी अगर जनता से संवाद खत्म हो जाएगा तो ये भी वही स्थिति होगी जो बसपा और कांग्रेस की है। तो हमको एसी से निकल करके, हमको और अखिलेश यादव जी को चल करके जनता के बीच में काम करने की जरूरत है। पहले आप बसपा में थे, फिर बीजेपी में आए और फिर सपा में आए, तो अभी आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे जो काम किया जाना चाहिए, तो जो 2024 के चुनाव में एक अभी जमीन पे, मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको क्या काम किया जाना चाहिए जो विपक्षी पार्टियां भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सब लोग उबे हुए लोग हैं, सही बात यह है। और जहां तक सवाल आपका कि संघे शक्ति कलयुग है, ब्रह्मा जी ने भी कहा अब कलयुग, ये कलयुग है, कल कारखानों का युग है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार खोज रहा है, 12 लाख सरकारी नौकरियों का पद खाली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब जब योगी सरकार नौकरी देने की बात करती है, कोई भर्ती निकालती है, तब पेपर लीक हो जाता है। ये अभी कोई भर्ती इनकी सफल नहीं हो पाई। आज जरूरत है, जब देश में आरबीआई से लोन लेने वाले लोग जो 1500 करोड़, 1000 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़ लोन लेने वालों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में गरीबों के बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता? ये बात जनता के बीच में समझाने की जरूरत है। आज जब इस देश में एक देश एक टैक्स की बात हो रही है, एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है, एक देश एक पेपर की बात हो रही है,
तो इस देश में एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग, ऐसा क्यों? ये जनता के बीच में समझाने की जरूरत है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिया है। शिक्षित, हमको समाज को जागरूक करके शिक्षा की तरफ बढ़ाने की जरूरत है। हमको समझाने की जरूरत है कि आज हम सरकार में आएंगे, स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। हम आपके बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो साइकिल फ्री देंगे जाने के लिए, सारी व्यवस्था फ्री देंगे हम सरकार बना करके। हम जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो 20,000 15,000 लोन कर्जा नहीं दे पा सकते, घूस नहीं दे पाते, जिनको आवास नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में पात्र है, हम उनको बिना पैसे में आवास देंगे। सरकार बड़ा ढिढोरा पीट रही है कि हमने 2,81,41,00,000 आवास शौचालय बना दिए। गांव की हालत है, शौचालय तो कागज पे बने हैं, धरातल पे भी कुछ बने हैं। जो शौचालय बने हैं ना तो उसमें दरवाजा लग पाया, किसी में छतें नहीं बनी है, किसी में सीट नहीं है। उन शौचालयों में आप उठा के देखिएगा, या तो कुत्ता बैठते हैं, या बकरी बांधी जाती है, या उसमें भूसा है, या ऊपरी है। हम सरकार बना करके ये 12,000 नहीं, हम उसको 30,000 रुपया देंगे शौचालय के लिए। लेकिन चुनाव जब आता है तो हमेशा से ये हमेशा यूपी की खासकर बात है, तो हमेशा जातिगत जो मोड़ ले लेता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि अभी तो विकास की बात होती है और अब सूचना क्रांति का युग है, हर हाथ में मोबाइल है, लोगों को जानकारियां भी मिलती हैं। तो हमेशा ये ऐसा क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसा क्या कारण लगता है जिससे हमेशा जो है एक जातिगत, जब भी चुनाव होते हैं तो एक जातिगत उसमें टारगेट किया जाता है और उसके बाद वही एक मोड़ ले लेता है? देखिए, इस देश में, यह देश वैसे पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश हो गया है। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देते हैं कि तुम किस जाति के हो। जब तक तहसीलों में ठप्पा मार करके मुहर लगा के देंगे, तब तक नौकरियों में भी पूछा जाता है कि आप किस जाति के हो, तब सर्टिफिकेट वहां लगता है। ठीक उसी तरह पार्टी में भी कोई दल हो, हर पार्टी में ये पूछा जाता है कि आप किस जाति के हो, आपकी बिरादरी का कितना वोट है। जाति आधार पे टिकट बढ़ता है, जाति आधार पे संगठन के में रखे जाते हैं, जाति आधार पे मंत्री बनते हैं, जाति आधार पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी के 2-3 बार के बयान मैंने सुना कि मैं भी पिछड़ी जाति से हूँ, कहा है ना। योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पे बोला कि मैं राजपूत बिरादरी में हूँ। कोई साधु महात्मा कभी अपनी जाति नहीं बताता, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं राजपूत बिरादरी क्षत्रिय कुल में हूँ, भगवान राम भी हमारे कुल में पैदा थे। मतलब हम भगवान राम के वंशज हैं, और लोग किसके वंशज हैं ये नहीं बता पाए। सर, अभी जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जब से ये आजम खान जी निकले हैं जेल से बाहर, तब से आपके जो बयान है वो थोड़े तल्ख हुए, तो लोगों ने कहा कि ये कुछ अलग खिचड़ी, मीडिया में भी ये खबरें आई, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ। देखिए, हम सच बोलते हैं, हमारे बयान को कोई गलत साबित कर दे, जितने भी बयान दिए हम। मैं 18 महीने मंत्री पद था, मुख्यमंत्री के भी खिलाफ बोलता था, लेकिन सच बोलता था। 18 महीने हमारी उनकी नोकझोंक होती रही, चाहे मैं कैबिनेट में बोला हूँ, चाहे मीटिंग में बोला हूँ, चाहे सभा में, कहीं भी बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, अगला को समझाता हूँ कि मुझे ये जानकारी है, ऐसा करो तो अच्छा होगा। आपने योगी सरकार में भी काम किया, मंत्री रहे और योगी जी के साथ भी काम किया, तो उनके साथ आपका काम का अनुभव कैसा रहा, और आप कैसे मानते हैं उनके साथ जो योगी सरकार का काम काज रहा है? देखिए, 7-8 अधिकारियों मिल करके प्रदेश चला रहे हैं। पिछली बार भी वही चला, इस बार भी वही चला रहे हैं। विधायक हो चाहे मंत्री हो, किसी की बात दरोगा तक नहीं सुनता है। अब तो वो सिस्टम हो गया है कि दरोगा हो, सीडीओ हो, बीडीओ हो, एसपी हो, डीएम हो, अगर कोई विधायक चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का है, अगर दबाव दे के बात कर लिया तो उसका कोल ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है।
ये स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ। ये ब्लैक लिस्ट में डालने का सिस्टम कौन सिखा रहा है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि फोन उठाया जाए, कोई भी जनप्रतिनिधि फोन करे तो उठाया जाए। 4-4 बार 8-8 बार 10-10 बार फोन करिए तब भी अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। अधिकारी सो रहे हैं, फोन थमा दिए हैं अपने पीए को, फोन थमा दिए किसी को, वो कह रहा है कि साहब बिजी है मीटिंग में, और जब मौके पर पहुंच जाइए तो कहें साहब सो रहे हैं। 2024 के चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं है, तो आपकी पार्टी उसके लिए क्या तैयारियां कर रही है? कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं। अपना संगठन हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिए हैं, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, और चारों में अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। संगठन की हमारी 4 मीटिंगें हो चुकी चारों प्रदेशों की, फिर हमारी 1 से लेकर 5 तक लगातार हम लोगों ने 268 मीटिंग तय कर दिया है विधानसभाओं में। 268 विधानसभाओं में 1 से लेकर 5 तारीख तक हमारी मीटिंग हो जाएगी। हम अपने काम में लगे हुए हैं। अभी 2024 के चुनाव होंगे, तो कभी आप बसपा में रहे, कभी आप भाजपा में रहे, तो कब क्या ये उम्मीद जनता कर सकती है कि आने वाले भविष्य में आप फिर से अगर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली या फिर ऐसा हुआ तो चेंज होगा? अभी समय है इसमें, लेकिन नहीं। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं बस बहुजन समाज पार्टी में था, वहां से निकलने के बाद मैंने अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई जी। पार्टी बनाने के बाद हमने 14 साल धरातल पे काम किया, तो हमारे संगठन हमारी ताकत देख करके भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया। मुझे 8 सीट दिया, मैं 4 सीट जीता, सरकार बनी, मुझे मिनिस्टर बनाया गया। मुद्दों के आधार पे जातिवार जनगणना को लेकर के, एक समान अनिवार्य शिक्षा, बिजली फ्री देने के सवाल पे, गरीबों के इलाज फ्री को लेकर के हमारे कई मुद्दों पर हमारी उनकी नहीं बन पाई, वो एक भी मुद्दा नहीं लागू किया, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर मैंने अपने संगठन को धार दिया, तैयार किया, तो फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। हमको इन्होंने 17 सीट दिया और हमने 6 सीट हम जीतने में कामयाब रहे। अब हम किसी के साथ समझौता कर सकते हैं, समझौते में हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, न कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो अगर इन फ्यूचर 2024 के चुनाव में अगर आपकी आइडियोलॉजी किसी से मिली, तो आप संभव ये है कि किसी और पार्टी से समझौता हो जाएगा? नहीं नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राजभर जी कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि नहीं, ये सपा के साथ ही रहेंगे और अखिलेश यादव जी के साथ के गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं राजभर जी का ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।